हेलो एवरीवन। तो आइए आपका बेहद स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सिलेक्शन क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम एक ये मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास शुरू कर रहे हैं और इस क्लास में हम डेनिस के बारे में पढ़ेंगे। जो डेनमार्क के निवासी थे उनके बारे में देखते हैं। उसके बाद हम चलेंगे फिर सीधे फ्रांसीसियों के बारे में यानी फ्रेंच के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। डेनमार्क की जो कंपनी थी और वो कंपनी 1616 में तो बात करते हैं डेनिस जो लोग आए थे वो अपनी कंपनी की स्थापना करते हैं। और जो डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो 1620 में इसका पहला केंद्र लगता है। पहली फैक्ट्री खोली जाती है टैंकवर तमिलनाडु में। और दूसरी जो फैक्ट्री है वो खोली जाती है श्रीरामपुर बंगाल में, जो कि 1676 में। ठीक है, नेक्स्ट इसमें चलें तो 1645 में ये अंग्रेजों को अपनी फैक्ट्री बेच देते हैं और यहाँ से फिर चले जाते हैं। इतना ही इनके बारे में पढ़ना है और इसके अलावा और कुछ इसमें जानकारी इनके बारे में नहीं है। इनका यहाँ पर इनकी दाल नहीं गल पाती यहाँ पर, क्योंकि अंग्रेज इस समय बहुत ज़्यादा मजबूत थे और इसलिए फिर ये अपने जो सारा सिस्टम में फैक्ट्री वगैरह बेच कर ये यहाँ पर चले जाते हैं। और अंग्रेजों को फैक्ट्री बेचकर ये फिर पश्चिम में ध्यान केंद्रित करते हैं। और चलिए फिर तो अब बात करते हैं फ्रांसीसियों के बारे में। तो फ्रांसीसियों के बारे में हमको क्या क्या पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ देखेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे जो फ्रांसीसी के बारे में कंपनी की स्थापना देखेंगे, अन्य तथ्य में जानेंगे इसमें। और डुप्ले की जो नीतियाँ थी वो पढ़ेंगे। पहला कर्नाटक युद्ध होता है वो देखेंगे, दूसरा होता है, तीसरा भी। और फ्रांसीसियों की जो सफलता का क्या कारण थे वो देखना है। और वहीं ब्रिटेन की सफलता के कारण देखने हैं, फ्रांस की असफलता के कारण देखने हैं और ब्रिटेन की सफलता के कारण देखने हैं। इन्हीं सभी पॉइंटों को ख़त्म करने के बाद हम फ्रांस को भी हम ख़त्म कर देंगे। और चलिए देखते हैं। और फ्रांसीसी जो कंपनी है, फ्रांस की कंपनी की स्थापना, तो कंपनी का नाम है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसकी स्थापना, इसकी संस्थापक कौन था, तो आप उसका नाम ध्यान रखना है, कॉल्बर्ट लुई 14वां। ठीक है, कॉल्बर्ट लुई 14वां ये उसके वित्त मंत्री थे, जो कि उसके संस्थापक भी हैं। यह पूर्णतः सरकारी कंपनी थी। ये फ्रांसीसी जो कंपनी थी वो सरकारी कंपनी थी। इसका जो पहला अभियान था वो फ्रांसिस कैरो, जो कि 1668 में सूरत पहुंचता है। और भारतीय मुख्यालय पंडुचेरी फ्रांसीसी मार्टिन लूथर द्वारा स्थापित किया जाता है। जो भारतीय मुख्यालय है इसका जो पंडुचेरी में स्थापित होता है। और 1742 में डुप्ले के आगमन के बाद में इसकी जो विस्तारवादी नीति है उसमें इजाफा किया जाता है। इसका फ्रांसीसियों का विस्तार होता है। चलिए फिर देखते हैं। और जैसा कि आप ये चित्र देख रहे हैं ये सभी फ्रांसीसी लोग हैं। अन्य तथ्य में क्या जानना है, तो हमको देखना कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ, और इन महत्वपूर्ण तिथियों से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण तिथियाँ ये हैं। 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। 1668 में फ्रांसीसी केरो के नेतृत्व में सूरत में पहली फैक्ट्री खोली जाती है। 1669 में मसूलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री खोली जाती है। 1674 में, एक सेकंड, यहाँ 1669 है, यानी कि 1669 में दूसरी फैक्ट्री खोली जाती है। 1674 में बलिकोड़ापुरम के शासक से जमीन लेकर पंडुचेरी की स्थापना होती है। और संस्थापक कौन था पंडुचेरी के, तो आप बताओगे फ्रांसिस मार्टिन, जो फ्रांसीसी बस्तियों का संस्थापक है। ये फ्रांसीसी बस्तियों की स्थापना करता है और फिर उसके बाद वही बस्तियाँ पंडुचेरी शहर में बदल जाती हैं। ठीक है। और चंदनगर जो बस्ती थी, और 1674 में ही बंगाल में चंदनगर बस्ती की स्थापना होती है फ्रांसीसियों के द्वारा। 1693 में यूरोप में डच फ्रांस के बीच में युद्ध होता है, जिसमें डचों ने पंडुचेरी उनसे छीन लिया। ठीक है, डच पंडुचेरी छीन लेते फ्रांस के लोगों से। ठीक है ना, यानी फ्रांसीसियों से डच पंडुचेरी छीन लेते हैं। 1697 में रिजवेक की संधि होती है और फ्रांस को पंडुचेरी वापस मिल जाता है। रिजवेक संधि के तहत में फ्रांस को वो पंडुचेरी खोया हुआ स्थान वापस मिल जाता है। और 1721 में मॉरिशस की खोज हो जाती है। और 1700 मॉरिशस, उसके बाद में 1724 में माहे, और 1739 में कराइकल, और 1742 में डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर बनकर भारत आता है और फ्रांसीसी साम्राज्यवादी जो नीति थी उसे आरंभ कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट में हम देखना है तो वो ये है, तो ये है डुप्ले, जैसा कि आप देख रहे हैं लंबी नाक वाला ये व्यक्ति, ये डुप्ले है। ठीक है, ये कौन है, तो आप बताओगे ये डुप्ले है। और एक सेकंड को
हाँ, क्या हो गया ये, चल क्यों रहा? ठीक है। हाँ, तो ये है डुप्ले, और 1742 में 42 तक ये व्यापार करता है। यहाँ समझना ये है, 1742 तक मात्र व्यापार का ये उद्देश्य था, और 1742 के बाद में डुप्ले की फ्रांसीसी गवर्नर बनकर भारत में आता है और फिर साम्राज्यवादी नीति को अपनाता है, जिसमें भारतीयों के आंतरिक मामले में ये हस्तक्षेप करता है और एक प्रकार की सहायक संधि व्यवस्था शुरुआत करता है, और व्यापारिक और राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी इसकी। ठीक है, जिससे अंग्रेजों के बीच में युद्ध होता है, कर्नाटक के युद्ध देखने को मिलते हैं, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में युद्ध होते हैं। कारण क्या था कि व्यापारिक और राजनीतिक महत्वाकांक्षा, और ये यही महत्वाकांक्षा फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में युद्ध करवा देती है, और जिसके परिणामस्वरूप 3 कर्नाटक युद्ध होते हैं, पहला कर्नाटक, दूसरा और तीसरा। इनकी जो टाइम टेबल है वो आपको याद रखना है, जो कि महत्वपूर्ण है। तो इसमें आप देखोगे जो 3 कर्नाटक युद्ध होते हैं, और उसमें पहला कर्नाटक युद्ध 1746 में से और 1748 तक होता है, दूसरा 49 से 54, और तीसरा 1758 से 1763 तक। ठीक है, और इसके बाद में जो डुप्ले था, इसका पहला कर्नाटक युद्ध होता है, उसके बारे में हमको जानना है। पहला कर्नाटक युद्ध क्या है? जैसा कि आप देख रहे हैं, कर्नाटक का क्षेत्र, ये वाला जो पूर्वी क्षेत्र है, ठीक है, यानी कि ये क्षेत्र कर्नाटक का है। आप मैप में ध्यान रखना, आप जो देख रहे हैं वो कर्नाटक नहीं है, जो आज का कर्नाटक है वो वाला कर्नाटक नहीं है। ठीक है ना, एक सेकंड दोस्तों। हाँ, जो ये कर्नाटक आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये वाला पूरा क्षेत्र कर्नाटक का है। ठीक है, ईस्टर्न एरिया। हाँ, और इसमें जो कर्नाटक का युद्ध होता है उसके बारे में हमको क्या क्या पढ़ना है, तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है। कर्नाटक का क्या कारण थे, कर्नाटक युद्ध के वो चीज़ पढ़नी, दूसरी इसकी महत्वपूर्ण घटनाएं पढ़नी है, और इसका रिजल्ट क्या रहा, परिणाम क्या रहा कर्नाटक युद्ध का, और इसका महत्व क्या था। हाँ, वो भी जानना जरूरी है। ठीक है, और चलिए देखते हैं। तो कर्नाटक युद्ध के जो बारे में, इसके कारण के बारे में देखते हैं। तो कारण इसमें 2 हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो 2 कारण थे। पहला कारण क्या था, आंग्ल फ्रांसीसी व्यापारिक द्वंद्व था। ठीक है, जो फ्रांसीसी लोग थे और उनके बीच में व्यापारिक द्वंद्व था। ठीक है, यानी कि और अंग्रेजों के बीच में यानी व्यापारिक द्वंद्व था कि किसको व्यापार करने के उद्देश्य से सभी लोग आते हैं भारत के अंदर। ठीक है, पर उनका मोटिव कुछ और भी हो जाता है। बाद में देखते हैं भारत के अंदर फूट पड़ी हुई है, तो क्यों ना पे शासन किया जाए। तो सबसे पहले इनके अंदर जो व्यापारिक द्वंद्वता थी कि किसको ज़्यादा लाभ हो, किसको कम हो। ठीक है, अपने लाभ के चलते ये लोग व्यापार कौन करेगा कौन नहीं करेगा, व्यापार पर एकाधिकार करने के लिए ये कारण होता है। दूसरा, ऑस्ट्रेलियाई जो उत्तराधिकारी युद्ध होता है, यानी कि जो ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकारी युद्ध। एक है देश ऑस्ट्रिया यूरोप का, ठीक है, मध्य यूरोप में है, और वहाँ पर युद्ध होता है, तो वो युद्ध इसका निर्धारण करता है। तो होता यूँ है, तो होता कुछ यूँ है कि ऑस्ट्रेलिया में जो ऑस्ट्रिया है, तो ऑस्ट्रिया में वहाँ का जो वो था सम्राट चार्ल्स 6, इसकी मृत्यु हो जाती है, और मारिया थेरेसा की जो कि वहाँ की प्रधानमंत्री बन जाती है, और यानी कि राज्य उसका वहाँ की महारानी बनती है, और ब्रिटेन बनाम यानी फ्रांस, इनके बीच में फिर क्या होता है, युद्ध होता है। तो युद्ध उसके बाद में अगर देखोगे तो किंग जॉर्ज युद्ध उत्तर अमेरिका का था, और प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है, और भारत में प्रथम कर्नाटक युद्ध, और इसके परिणाम स्वरूप ये इसकी मृत्यु के बाद में, यानी ऑस्ट्रिया का जो सम्राट है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद में किंग जॉर्ज युद्ध होता है जो कि उत्तरी अमेरिका में। उसी समय पर भारत के अंदर कर्नाटक युद्ध हो जाता है, और सिलसियन युद्ध भी होता है। ठीक है, कई जगहों पर एक साथ युद्ध छिड़ जाता है। बताया जाता है लोगों कि यानी कि जो अंग्रेज और फ्रांसीसी लोग थे, जैसे आपस में एक ही टेबल पर बैठ कर चाय पी रहे होते हैं, तो पता चलता है कि इन दोनों के बीच में युद्ध होने लगता है, तो फिर बाद में ये चाय को छोड़कर युद्ध में लग जाते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो किंग जॉर्ज युद्ध यानी कि ये होता है उत्तरी अमेरिका में, और प्रथम कर्नाटक युद्ध कहाँ होता है, भारत के अंदर। फ्रांसीसी की जो दार्शनिक है, फ्रांसीसी दार्शनिक वोल्टेयर, ये इसका कहना क्या है, तो अपने देश में छोड़े गए तोप के प्रथम गोली ने अमेरिका एशिया के हमारे सारे तोप खानों में माचिस से लगा दी, ये इसका कहना है। यानी कि अपने देश में जो इनका जो देश है फ्रांस और ब्रिटेन और यहाँ यूरोपियों के जो देश थे, ठीक है, और तो वहाँ पर जैसे ऑस्ट्रिया के अंदर जो युद्ध होता है
फ्रांस के बीच में, ठीक है, और ब्रिटेन के बीच में। इसी के उत्तराधिकारी के चलते जो ऑस्ट्रिया का जो राजा था वो उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके उत्तराधिकारी के चलते वहाँ पर जो उसकी पुत्री थी वो फिर राज्य उसका पुत्री का राज्याभिषेक होता है मारिया थेरेसा का। तो उसके चलते फिर यानी कि उसे सपोर्ट करने में आ जाता है ब्रिटेन, और फ्रांस इसके विरुद्ध में रहता है कि नहीं, लड़की राज्य नहीं करेगी, ठीक है। तो इसके चलते फिर वहाँ पर यूरोप में युद्ध छिड़ जाता है। तो और वहाँ का युद्ध जो छिड़ा हुआ था, तो अंग्रेज और ब्रिटेनों की जो जो देश कॉलोनी थे वहाँ पर सभी जगह पर युद्ध होने लगता है, ठीक है। तो ये इसी के चलते तो जो फ्रांसीसी वोल्टियर है यानी दार्शनिक है, ये इसलिए कहता है कि अपने देश में छोड़ेगी कि तोप के प्रथम गोले ने अमेरिका और एशिया में हमारे सारे तोपखानों में माचिस लगा दी। यानी कि एशिया में और जो अमेरिका के अंदर भी ब्रिटेन और फ्रांसीसी लोग थे हैं, क्योंकि इसने अमेरिका को भी अपनी कॉलोनी बना रखा था। तो वहाँ भी आग लग जाती है, और पूरी एशिया के अंदर तो इनकी आग लग चुकी थी, ठीक है ना। और वहीं यूरोप में तो इन्होंने पहले से ही गोले छोड़ दिए थे। तो ये बातें थी, और इसकी महत्वपूर्ण घटना क्या रही होती हैं उसे जानते हैं। फ्रांसीसी जो गवर्नर था डुप्ले, तो डुप्ले ने कूटनीति के द्वारा तत्कालीन कर्नाटक नवाब अनवरुद्दीन से शांति की अपील की। हालांकि अंग्रेजी गवर्नर मोर्स ने इसे अस्वीकार कर दिया था, ठीक है। कर्नाटक का जो वो गवर्नर था और नवाब था, उससे अपील करते हैं, शांति की अपील करते हैं। और जो अंग्रेजी लोग थे, तो अंग्रेजी गवर्नर था मोर्स, वो उस अपील को अस्वीकार कर देता है, और युद्ध लगातार चलता रहता है। डुप्ले ने मोर्स के गवर्नर लाबुर्दने की सहायता से मद्रास पर कब्जा कर लिया जाता है। सेंट थोमे या अडियार का युद्ध होता है 1746 में, इसी समय पर, ठीक है। इसी के चलते सेंट थोमे का युद्ध होता है। कारण क्या होता है इस युद्ध का, तो वो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि बिना कारण के कोई युद्ध नहीं होता है। डुप्ले द्वारा मद्रास और कर्नाटक नवाब अनवरुद्दीन को ना सौंपना, ठीक है। डुप्ले के द्वारा जो मद्रास है वो कर्नाटक नवाब अनवरुद्दीन को ना सौंपना, क्योंकि जो डुप्ले था वो मद्रास को कर्नाटक को नहीं सौंपता है, तो इसलिए फिर युद्ध का कारण बनता है। इसमें पक्ष कौन कौन है? फ्रांस की तरफ से कैप्टन पैराडाइज, और कर्नाटक में जो युद्ध हो रहा था, तो कर्नाटक की तरफ से कर्नाटक का जो नवाब था उसका पुत्र महफूज खां, ठीक है। कर्नाटक का नवाब कौन था? अनवरुद्दीन, ठीक है, और उसका जो पुत्र कौन है? महफूज खां। तो इनके बीच में युद्ध होता है। परिणाम क्या रहता है? तो इसका परिणाम ये रहता है, फ्रांसीसियों की विजय हो जाती है और भारतीय शासकों की सैन्य क्षमता जानकारी प्रस्तुत होती है। अडियार का युद्ध था उसमें बहुत ज़्यादा मतलब जो सैनिक थे भारतीय सैनिक, उनकी हानि होती है, ठीक है। और में एक व्यक्ति है और इतिहासकार है, वो उसका कथन क्या है वो बताता है। यूरोपीय जातियों को भारतीय नरेशों की सैनिक शक्ति का उस समय तक सही अंदाजा नहीं था, कि किंतु एक फ्रांसीसी टुकड़ी ने संपूर्ण सेना को हराकर उसके खोखलापन सिद्ध कर दिया। यानी कि भारतीय सेना तो बहुत ज़्यादा थी, और मात्र महज बहुत कम सैनिकों ने भारत की सेना को परास्त कर दिया था, ठीक है। और इसी से सिद्ध होता है कि भारत की सेना बहुत ही ज़्यादा खोखली रही, ठीक है। इसका परिणाम ये रहता है अनिर्णित, यानी कि जो इसका युद्ध का कोई परिणाम नहीं रहता है। और इसके बाद जो यानी कि परिणाम घोषित होने से पहले ही एक संधि हो जाती है। इस संधि का नाम था सापले की संधि, जो कि 1748 में हो जाती है, और इस संधि के तहत में युद्ध की समाप्ति हो जाती है। यूरोप व अन्य स्थानों में भी समाप्ति हो जाती है। जैसे ये एक्सेला सापले की संधि होती है, इसके साथ में ही जितनी जगह पर युद्ध हो रहा था वो सभी जगह पर फिर शांति आ जाती है, और वहाँ पर युद्ध की समाप्ति हो जाती है। एक सेकंड। अन्य स्थानों में युद्ध की समाप्ति हो जाती है, और इसके साथ ही और हम देखते हैं अंग्रेजों को मद्रास, जबकि फ्रांसीसी को उत्तर अमेरिका में लुइसबर्ग पुनः प्राप्त हो जाता है। यानी जो अंग्रेजों को मद्रास, जिस पर फ्रांसीसियों ने कब्जा कर लिया था, और फ्रांसीसियों को उत्तरी अमेरिका, जो कि उत्तरी अमेरिका खो चुके थे, तो वो उत्तरी अमेरिका में लुइसबर्ग पुनः प्राप्त इनको हो जाता है, ठीक है। यानी कि वापस जो इनके ये क्षेत्र थे, जो क्षेत्र जीते गए थे, वो एक दूसरे को पुनः वापस कर देते हैं। और इसके यहाँ पर देखिए एक जो 1744 से लेकर 48 के बीच में युद्ध होता है अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य में, इसका कारण क्या रहा है तो वो आप बताओगे। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध, ठीक है। ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकारी युद्ध है वो इसका महत्वपूर्ण कारण रहता है, ठीक है।
और परिणाम क्या होता है, इसका परिणाम कुछ नहीं होता है, केवल आप ध्यान रखना एक्सला सापिल की संधि होती है जिसके माध्यम से युद्ध को विराम लगाया जाता है, ठीक है, यानी युद्ध समाप्त कर दिया जाता है, अन्यथा युद्ध चलता रहता है, ठीक है। केवल संधि के तहत में एक युद्ध की समाप्ति होती है। महत्व क्या रहा है इस युद्ध का, आप उस महत्व को जानिए। तो महत्व यह है, युद्ध के अंत में दोनों पक्ष युद्ध के अंत में दोनों पक्ष पूर्वतः बने रहेंगे, ठीक है, और फिर भी भारतीय इतिहास में इस युद्ध का विशेष महत्व है, ठीक है, जो भारतीय इतिहास में इस युद्ध का विशेष महत्व है, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। और चलिए कैसा है विशेष महत्व है। दूसरी बात है, यूरोपीय जातियों की सैनिक प्रतिष्ठा की वृद्धि होती है, यानी कि क्योंकि उन्होंने भारतीय सैनिकों को हरा दिया था और इसलिए इनकी जो सैनिक प्रतिष्ठा है उसमें इजाफा होता है। और यूरोपीय जातियों को अनुभव हो गया था कि देसी दरबारों की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करके अपार लाभ उठाया जा सकता है, यानी कि अब इनको मालूम पड़ गया था कि यहाँ के जो नरेश हैं, यहाँ के राजा हैं, वो एकदम से खोखले हैं और इसके अंदर यानी कि यहाँ पर आंतरिक हस्तक्षेप किया जाए ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके, ठीक है। जल शक्ति का महत्व भी स्पष्ट हो गया था, ठीक है ना। चलिए इसके बाद दूसरा जो युद्ध होता है कर्नाटक का, वो है, आप उसे ध्यान रखना है, 1749 से शुरू हो जाता है। तो अभी वो 48 में समाप्त होता था, अभी 1749 में और 54 तक चलता है। ये युद्ध महत्वपूर्ण है, इसके कारण और डुप्ले की नीति डुप्ले के जो असफलता के कारण थे वो जानना और महत्वपूर्ण घटना भी हमको समझनी है, ठीक है। कारण क्या है इसका, तो आप कारण समझोगे तो अंग्रेजों व फ्रांसीसियों की पुरानी शत्रुता है। पहला कारण तो यही है क्योंकि उस युद्ध को, जो पहला युद्ध हुआ था, उसका कोई रिजल्ट नहीं घोषित हो पाया, केवल संधि हो गई थी और एक्सला सापिल की संधि हुई और उस संधि के माध्यम से युद्ध को विराम कर दिया जाता है। तो फिर यानी शत्रुता तो समाप्त हुई नहीं, तो यानी कि शत्रुता समाप्त केवल तभी हो सकती थी जब युद्ध समाप्त हो जाता, यानी कि उसका परिणाम घोषित होता, कौन जीतता है कौन हारता है, तब मालूम पड़ता कि यानी कि ये देश मजबूत है और ये वाला पक्ष कमजोर है, ठीक है। जब परिणाम घोषित नहीं हुआ, केवल संधि के माध्यम से युद्ध को विराम दिया गया था, तो इसलिए शत्रुता उनके अंदर बनी रही, ठीक है। और दूसरा कारण क्या था, कर्नाटक व हैदराबाद के उत्तराधिकार का युद्ध, ठीक है, क्योंकि कर्नाटक और हैदराबाद में भी युद्ध स्टार्ट हो गया था, ठीक है। कर्नाटक में यानी कि दो लोग थे, एक था अनवरुद्दीन, दूसरा चंदा साहब। वहीं हैदराबाद में भी दो लोग, मुजफ्फर जंग और दूसरा नासिर जंग, ठीक है। तो हुआ यूँ कुछ, और इसे आप समझना, इस मैप को, यानी कि इस तरीके के जो ये डिजाइनिंग की गई है उसे आप समझना है। तो एक तरफ कौन है, कर्नाटक में अनवरुद्दीन है, दूसरा चंदा साहब है, और मुजफ्फरनगर, और एक तरफ हैदराबाद में मुजफ्फर जंग और दूसरा नासिर जंग, ठीक है। चंदा साहब और मुजफ्फर जंग, ठीक है, इन दोनों का दोनों जगह पर जो समर्थन मिल रहा था वो फ्रांस का मिल रहा था। वही अनवरुद्दीन और नासिर जंग, इन दोनों को समर्थन मिल रहा था तो वो ब्रिटिश का मिल रहा था, ठीक है। इन दोनों को समर्थन ब्रिटिश का मिल रहा था, ठीक है। क्योंकि जो अनवरुद्दीन है, अनवरुद्दीन का तो पहले से यहाँ पर शासन था, और तो ऐसे इस तरीके से यानी कि इन दोनों को समर्थन मिल रहा था, घर ही घर में आपस में लड़ाई करवा दी। तो तीसरा कारण ये है, तीसरा कारण क्या है, अंबर का युद्ध होता है 1749 में, जिसमें चंदा साहब, मुजफ्फर जंग व फ्रांसीसियों ने अनवरुद्दीन को हरा दिया है, हराकर कर्नाटक पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। तीसरा कारण तो ये रहा है, ठीक है। तो तीसरा कारण आप बताओगे, अंबर का युद्ध होता है 1749 में, जिसमें चंदा साहब और मुजफ्फर जंग, यानी चंदा साहब और मुजफ्फर जंग, इन दोनों को मुजफ्फर जंग व फ्रांसीसियों ने, ठीक है, इन दोनों और फ्रांस ने, तीनों ने मिलकर, ठीक है, इन तीनों ने मिलकर किस पर अटैक कर दिया, कर्नाटक पर, ठीक है। कर्नाटक पर अटैक कर दिया, यानी इसे हरा दिया, ठीक है, इस व्यक्ति को हरा दिया। और इसके बाद में दूसरे सेंट थोमे पर, जो सेंट टोमे था उस पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाता है, एक जगह है सेंट थोमे, उस पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाता है। चलिए इसके बाद देखते हैं तंजौर का युद्ध होता है, और तंजौर का उत्तराधिकारी युद्ध होता है फ्रांस को कराइकल और 1738 में, व अंग्रेज़ों को कोटाई 1749 में मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये बात रही होती हैं। और आप इसमें एक चीज़ देखोगे तो वो चीज़ क्या है कि ये अनवरुद्दीन है, कौन है अनवरुद्दीन कौन है, तो आप बताओगे ये कर्नाटक में
यानी दोस्त अली का पुत्र था। किसका? दोस्त अली का पुत्र। और इसका जो पुत्र था उसका नाम था मोहम्मद अली। क्या नाम था? इसके पुत्र का नाम मोहम्मद अली। ठीक है, इसका जो पुत्र है वो है मोहम्मद अली। ठीक है ना है, इसके पुत्र का क्या नाम है? तो मोहम्मद अली था। और इसके बाद अगर हम देखें जो नासिर जंग कौन था, तो नासिर जंग और कैसे इन लोगों ने एक दूसरे को मतलब बढ़ा दिया, घर ही घर में ये लड़ाई करवा दी थी, तो आप इसको समझना है। तो जैसे कि मुजफ्फर जंग है, इसमें कौन है? ये है मुजफ्फर जंग। मुजफ्फर जंग ये नासिर जंग का भांजा था। इसका कौन है ये? तो आप बताओगे, इसका भांजा था। कौन था ये? ये था इसका भांजा। और जो चंदा साहब है चंदा साहब, तो ये चंदा साहब कौन था? ये दोस्त अली का दामाद था। और दोस्त अली का जो पुत्र है वो कौन है? अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन कौन है? तो दोस्त अली का पुत्र है। दोस्त अली का दामाद कौन है? तो चंदा साहब है। यानी कि इसका कौन हुआ? तो इसका ये जीजा हुआ। ठीक है ना, तो इस हिसाब से इसका ये जीजा होता है। ठीक है, ये दोस्त अली का पुत्र था अनवरुद्दीन। और अनवरुद्दीन का यानी कि दोस्त अली का दामाद कौन था? तो वो था चंदा साहब। ठीक है, चंदा साहब दोस्त अली का दामाद था, यानी कि अनवरुद्दीन का जीजा हुआ। ठीक है, यानी इसका ये साला था। ठीक है, तो इन दोनों में आपस में फिर लड़ाई करवा दी जाती है। तो ये थी कुछ बातें। और चलिए इसके बाद अगर हम देखते हैं महत्वपूर्ण घटना क्या रही होती हैं, तो महत्वपूर्ण घटना में आप देखोगे कि डुप्ले व बुस्सी हैं की सहायता से हैदराबाद में फ्रांसीसियों का प्रभुत्व हो जाता है। हैदराबाद में किसका प्रभुत्व होता है? तो फ्रांसीसियों का प्रभुत्व हो जाता है। ठीक है, और वहीं अगर हम देखें तिरछापल्ली का घेराव कौन करता? अनवरुद्दीन के पुत्र मोहम्मद अली। और अंग्रेजों द्वारा जो मद्रास का गवर्नर था सैंडर्स, तंजौर का शासक बना फ्रांसीसी। इनके बीच में युद्ध होता है। कर्नाटक अरकाट का घेराव होता है। ठीक है, और डुप्ले की वापसी होती है 1754 में। ठीक है, कोई ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण नहीं है। और ये केवल ऐसे आप ये वनडे एग्जाम में ये चीज़ नहीं पूछी जाएंगी। ठीक है ना, तो चलिए जो चीज़ पूछी जाएगी उसे आप ध्यान रखना है। तो ये भी बात ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, हम उस पर उसकी बात करते हैं। कर्नाटक का तीसरा युद्ध है वो कब होता है? तो आप बताओगे 1756 से 63 तक ये कर्नाटक का तीसरा युद्ध होता है। इसके कारण क्या थे? तो मैं कारण की बात करें तो आंग्ल फ्रांसीसी कारण क्या है? तो आप बताओगे आंग्ल फ्रांसीसी व्यापारिक और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता थी। ठीक है, दूसरा यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध हो रहा था 1756 से स्टार्ट हो गया था, यानी कि ये सप्तवर्षीय युद्ध, इसके ये दूसरा कारण होता है। और महत्वपूर्ण घटना में देखो तो क्लाइव का चंद्रनगर पर अधिकार हो जाता है 1756 में। ठीक है, और इसकी एक संधि होती है जिसमें पेरिस की संधि, ठीक है, जिसे बोलते हैं, और जिसके माध्यम से ये युद्ध समाप्त हो जाता है। पेरिस की संधि के माध्यम से तीसरा युद्ध समाप्त होता है। ठीक है ना, तो आप बताओगे पेरिस की संधि 1763 में। ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। तो तीसरा युद्ध जो कर्नाटक युद्ध है वो पेरिस की संधि के तहत समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर एक पूरी लिस्ट है जिसे आपको महत्वपूर्ण तरीके से समझनी है और पढ़नी है। तो आप देख रहे हैं तो कर्नाटक का पहला युद्ध 1746 से 48 तक। ये कारण क्या रहा होता है? तो आप बताओगे ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध होता है, जिसी के चलते ये युद्ध छिड़ जाता है। जहाँ जहाँ फ्रांस और ब्रिटेन की कॉलोनी जो देश थे वहाँ हर जगह यह युद्ध हो जाता है। कर्नाटक का जो युद्ध है कारण क्या है? जो ऑस्ट्रिया का युद्ध है उसके माध्यम से होता है। और ऑस्ट्रिया के युद्ध के परिणाम स्वरूप ही अमेरिका में और पूरी एशिया के अंदर जहाँ पर ये ब्रिटेन और फ्रांस की जो देश कॉलोनी थे वहाँ पर आपस में युद्ध होने लगते हैं। ठीक है, और परिणाम क्या रहा होता है? तो एक्सला-सापले की संधि होती है जिसके माध्यम से युद्ध समाप्त हो जाता है। युद्ध का कोई रिजल्ट नहीं आता है, कौन जीतता है कौन हारता है ये तय होना मुश्किल है। डुप्ले बनाम मोर्स यानी कि युद्ध होता है, तो मोर्स कौन है? तो ये मोर्स था गवर्नर था जिसका अंग्रेजी सेना का। ठीक है, और डुप्ले फ्रांसीसी सेना का। इसमें अडियार की लड़ाई होती है, सेंट थोमे की लड़ाई होती है 1746 में। कैप्टन पैराडाइज ये फ्रांस का था, अनवरुद्दीन कर्नाटक का था। इन दोनों में आपस में युद्ध होता है। ठीक है, दूसरा कर्नाटक युद्ध है वो 1749 से 54 तक होता है। कारण इसमें क्या होता है? कारण होता है हैदराबाद और कर्नाटक के विवाद। ठीक है, इनके बीच में आंतरिक हस्तक्षेप। ठीक है, और यानी कि परिवार के अंदर ही लड़ाई चल रही थी, जैसा कि मैंने बताया था नासिर जंग और अनवरुद्दीन। ठीक है, चंदा साहब
और इनके बीच में लड़ाई होती है, ठीक है। तो ये थी, और एक तरफ तो ये बातें थी। इसका परिणाम क्या होता था, पांडुचेरी की संधि होती है जिसके माध्यम से युद्ध को समाप्त कर दिया जाता है। अंबार की जो लड़ाई होती है वो 1749 में। डुप्ले की वापसी हो जाती है, गोडेयू नया गवर्नर बनता है, ठीक है। डुप्ले की वापसी इसी युद्ध के तहत हो जाती है, ठीक है। जैसा कि तो अंग्रेज लोग हैं ना वो इनकी चुगली कर देते हैं फ्रांसीसियों की, और जिसके चलते फिर जो फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले, ये वापस बुला लिया जाता है भारत से, ठीक है। अगर डुप्ले वापस नहीं आता तो भारत का रुख कुछ और होता। डुप्ले अलग ही कुछ नज़ारा देखता था, ठीक है। तो डुप्ले चाहता था कि यानी अंग्रेजों को खदेड़ना, और अंग्रेजों ने इसकी जो चुगली थी वो वहाँ पर जाकर कर दी थी, ठीक है, यूरोप में। तो जिसके चलते और फ्रांस के लोगों ने यानी फ्रांसीसियों ने डुप्ले को वापस बुला लिया था, ठीक है। और इसकी जो लड़ाई है तो जैसे कि हैदराबाद में नासिर जंग और मुजफ्फर जंग, ठीक है, आपस में लड़ रहे थे। कर्नाटक में अलाउद्दीन चंदा साहब, ठीक है, इन दोनों का जो समर्थन है वो अंग्रेज कर रहे थे, इन दोनों का समर्थन फ्रांसीसी लोग कर रहे थे, ठीक है। तीसरा युद्ध होता है 1758 से 1762 तक, और सप्तवर्षीय ये युद्ध है जो कि भारत में विस्तार उसका होता है 1756 से 63 तक, ठीक है ना। ये 7 वर्षों तक चलने वाला युद्ध है, और पेरिस की संधि के तहत ये युद्ध समाप्त हो जाता है। और ये वाला जो युद्ध है दूसरा, ये पांडिचेरी की संधि के तहत होता है, ठीक है। इसमें जो गवर्नर है वो गवर्नर था फ्रांस का गवर्नर लाली, और बांटीवास का युद्ध होता है 12 जनवरी 1760 में। इसमें आयरकूट अंग्रेज यानी कि और लाली जो फ्रांस का था, ठीक है, ये गवर्नर थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रांसीसियों पर पराजय के क्या कारण रहे हैं, वो कारण समझिए, समझना है तो, ठीक है। जो अंग्रेजी व्यापारिक तथा आर्थिक श्रेष्ठता को सिद्ध करना चाहते थे। फ्रांसीसी की तुलना में अंग्रेजों ने 1736 से और 56 के बीच में लगभग यानी कि 2.50 अधिक व्यापार किया, ठीक है ना। इतने गुना इन्होंने अधिक व्यापार किया था अंग्रेजों से, ठीक है ना। क्योंकि ये अंग्रेजों की जो कंपनी थी वो एक प्राइवेट कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, एक निजी कंपनी थी, और फ्रांसीसियों की कंपनी एक सरकारी कंपनी थी। जो कि फ्रांस अपने राज्य विस्तार में उलझा हुआ था बहुत पहले से, क्योंकि यूरोप में युद्ध चल रहे थे बहुत ज़्यादा, और फ्रांस अपने युद्ध में उलझा हुआ था, और ये विस्तारवादी नीति में विश्वास रखता था और विस्तार अपने बढ़ाने में लगा हुआ था उस समय, ठीक है। जिसके चलते ये व्यापार के लिए ज़्यादा पैसा नहीं दे पाता था, सरकार व्यापार में ज़्यादा पैसा नहीं लगाती थी, और जो भी पैसा लगाया जाता था तो उस समय बीच में ये घपला कर जाते थे, ठीक है ना। और एक मेन कारण क्या रहा है, तो इसमें डुप्ले को वापस बुलाना भी इनका एक मेन कारण रहा है, ठीक है। और देखिए इसमें लिखा है डुप्ले की फ्रांस वापसी, ठीक है। अंग्रेजों की बंगाल विजय, ठीक है, अंग्रेजों ने बंगाल पर विजय प्राप्त कर ली थी, ठीक है, जिसके बाद में अंग्रेजों की प्रतिष्ठा तो बढ़ी, साथ ही बंगाल का अपार धन उन्हें मिल गया, ठीक है। जो डुप्ले की वापसी नीति है यानी डुप्ले वापस बुला लिया था, फ्रांसीसियों की असफलता का यह मुख्य कारण बना, ठीक है। फ्रांस की सरकार ने यह गलत निर्णय लिया था 1754 में इसे वापस बुलाकर, ठीक है। लाली की अदूरदर्शिता, दूसरा जो गवर्नर बनता है डुप्ले के बाद में जो कि लाली बनता है, ठीक है, फ्रांस का, तो ये अदूरदर्शिता थी इसकी, आगे तक की सोच नहीं रखता था ये, ठीक है। तो इसके चलते ये लाली एक क्रोधी व्यक्ति था, ज़्यादा क्रोध करने वाला, परंतु इसे आगे की भविष्य की नहीं पता थी, ठीक है, यानी कि अगली आगे की सोच कर नहीं चलता था, अदूरदर्शी कटुवासी व्यक्ति था, इसलिए इसकी तरफ फ्रांसीसी अधिकारियों ने पूर्ण निष्ठा नहीं दिखाई थी। और जो डुप्ले था उसके वो जब था तो उसके चलते पूर्ण निष्ठा दिखाई थी, है। यूरोपीय राजनीति, भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष के दौरान यूरोप में अनेक देशों के साथ युद्ध में उलझा हुआ था फ्रांस, ठीक है। यानी जैसा कि मैंने बताया था आपको, फ्रांसीसी जो पहले से ही युद्ध में उलझा हुआ था, ठीक है ना। तो जिसके चलते ये आधुनिक हथियार वगैरह नहीं भेज पा रहा था, ठीक है, और इसकी जल सेना भी कमज़ोर थी। और अंग्रेज़ों की सफलता के कारण क्या रहे वो समझ लीजिए। इनकी पहला पॉइंट क्या है, तो इनकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी है, तो वो एक निजी कंपनी थी। इनकी नौसैनिक अच्छी थी, यानी नौसेना नेवी इनकी बहुत अच्छी थी, ठीक है। द्वीपीय देश होने के कारण इंग्लैंड की बेहतर भौगोलिक स्थिति थी। जैसा कि आप मैप में देखते हैं तो जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन के चारों तरफ क्या है, तो वो पानी है, ठीक है, चारों तरफ समुद्र है, पानी है। तो इसके चलते यानी कि इनका तो जो क्षेत्र था वो फिक्स था, इन्हें किसी से उलझने की कोई ज़रूरत नहीं थी। परंतु फ्रांस के साथ में ऐसा नहीं था, फ्रांस के साथ में यानी कि 3 ओर से वो 3 ओर से क्या है फ्रांस, यानी कि फ्रांस से जो है यहाँ से लगा हुआ है, अन्य देशों के साथ में है, तो जिसके चलते वहाँ पर युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, और ये अपने क्षेत्र विस्तार में लगा हुआ था फ्रांस, ठीक है ना। और
और इसे इस क्षेत्र के बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इसके चारों तरफ क्या है, पानी पानी, तो इसका क्षेत्र तो पहले से ही सेट था इंग्लैंड का, ठीक है। तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो जाती, जिसके चलते वहाँ पर यानी कच्चे माल की आवाजाही बहुत होती है और वो अच्छा व्यापार करते हैं, ठीक है। इंग्लैंड में स्थिर शासन व्यवस्था तथा संसाधनों की पर्याप्तता हो जाती है, यानी इंग्लैंड में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हो जाती है, जिसके चलते शासन वगैरह सारा सिस्टम अच्छा चलने लगता है ब्रिटेन के अंदर, ठीक है। बेहतर आर्थिक नीति थी और ऋण बाजार का भी उपयोग होने लगा। धर्म के प्रति न्यून उत्साह था, ठीक है, यानी कि इन्हें धर्म से कम लगाव था, और जो कि हो गया, ठीक है। कोई क्लियर बात नहीं, जैसा कि ये कोई क्लियर ऐसा करते हैं एक ही बात आप जो अपन उस बारे में 1600 फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, जैसे इंडिया से स्थापना होती है। और 1646 से 48 के बीच में पहला कर्नाटक युद्ध होता है फ्रांसीसी और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के मध्य में, जिसमें फ्रांसीसी तय कर लेते हैं, जो अनवरुद्दीन है ना वो हार जाता है, और जिससे यानी कि इनकी जो यूरोपीय शक्ति का इजाफा हो दिखाई देता है, जिसमें यूरोपियन शक्ति की विजय दिखाई देती है। और फ्रांसिस उसके बाद में सेंट टोमे का युद्ध होता है, और 1746 में 1748 में एक्सला सापेले की संधि होती है, और पहला कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हो जाती है। दूसरा 1749 से 54 तक दूसरा युद्ध होता है हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकारी की समस्या के चलते, ठीक है। और जिसमें पांडुचेरी की संधि होती है, जिसके माध्यम से ये युद्ध समाप्त होता है। तीसरा जो है इसमें 1749 में अमूर का युद्ध होता है, चंदा साहब कर्नाटक का नवाब बनता है, और 1754 में पांडिचेरी की संधि होती है, कर्नाटक का दूसरा युद्ध वो समाप्त हो जाता है। 1758 से 63 तक तीसरा युद्ध होता है कर्नाटक का, जिसमें ब्रिटिश फ्रांसीसियों के मध्य में होता है, और पेरिस की संधि के माध्यम से ये युद्ध समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। 1760 में बॉन्डीबास का ब्रिटिश की विजय होती है बॉन्डीबास में है, और 1763 में पेरिस की संधि हो जाती है, जिसके चलते तीसरा युद्ध समाप्त हो जाता है, ठीक है। अन्य तथ्य हैं और ये जानना बहुत ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो यानी कि पुर्तगाल का जो दूत है वो अकबर के शासनकाल में आता है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए इसके बाद शुरू करते हैं। चलिए यहीं तक था, और ये इम्पोर्टेंट बातें थी। आज हमने फ्रांसीसियों को भी ख़त्म कर दिया, ठीक है ना। कल कुछ और नया टॉपिक लेकर आएंगे, तब तक के लिए इतना ही। और चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, और कल फिर मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आपका दोस्त लेकर आता रहूँगा ऐसी नई क्लास है, ठीक ना। चलिए चलते हैं पर, जय हिंद।